किसान आंदोलन और शंभू बॉर्डर, ये दो नाम आप पिछले 5 महीने से सुन रहे होंगे। अब इसमें दो और किरदार बहुत प्रमुखता से जुड़ गए हैं और ये दो किरदार हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट शंभू बॉर्डर खोलने का आदेश दे चुका है, लेकिन हरियाणा सरकार इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। अब 22 जुलाई को इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। अब देखना यह होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या कहता है। हालांकि किसानों ने ऐलान कर दिया है कि वो रास्ता खुलते ही दिल्ली कूच करेंगे, लेकिन अब जब किसान आंदोलन पर हर तरफ बात हो रही है, कहीं कहीं बहस भी हो रही है, तो एक सिंपल सा सवाल ये सामने आ रहा है कि आखिर सही तरीका क्या है, सही क्या है? क्यों किसानों को शंभू बॉर्डर से दिल्ली नहीं जाने दिया गया? क्या कोई भी राज्य सरकार इस तरह किसी को धरना प्रदर्शन करने से रोक सकती है? किसी को भी धरना प्रदर्शन करने का हक कैसे मिलता है? क्या इसके लिए कोई खास परमिशन चाहिए होती है, या कोई भी कभी भी कहीं भी धरना या विरोध प्रदर्शन कर सकता है? इन सभी सवालों को हमने सुप्रीम कोर्ट की ही एक वकील अनमोल शर्मा के सामने रखा और जवाब जानने की कोशिश की। और अब सिलसिलेवार तरीके से किसान आंदोलन की अब तक की पूरी कहानी बताते हुए मैं आपको किसानी विद हिमानी के इस एपिसोड में इन सारे सवालों के जवाब दूंगी। तो ये कहानी, जिसका संबंध पूरी तरह वास्तविक घटनाओं से है, इसकी शुरुआत हुई थी 13 फरवरी से कुछ दिन पहले। किसानों ने 10 फरवरी को ही एमएसपी और स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करने की मांग को लेकर 13 फरवरी को दिल्ली कूच करने का ऐलान किया था। इसे लेकर उस वक्त सरकार और किसानों के बीच बातचीत हुई, लेकिन कोई रास्ता नहीं निकला और नतीजे में 13 फरवरी को किसान पंजाब से दिल्ली की तरफ आगे बढ़े। उस वक्त हरियाणा पुलिस ने ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की थी और आम लोगों को बताया गया था कि मुख्य राजमार्ग का इस्तेमाल ज़रूरी होने पर ही करें। फिर इसके बाद धारा 144 लगाई गई, इंटरनेट तक बंद किया गया। ये सब कई मामलों में कई लोगों को बड़ा अत्याचार लगा। अब सबसे पहले यही जान लेते हैं कि कानूनी रूप से ये सब कितना सही था। प्रोटेस्ट करना हमारा फंडामेंटल राइट है। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमें इस चीज़ की परमिशन देता है कि हम पीसफुल तरीके से प्रोटेस्ट कर सकें। इसके लिए हमें एक एनओसी की रिक्वायरमेंट पड़ती है, जो कि हमें लोकल बॉडीज या पुलिस अथॉरिटी से लेनी पड़ती है। उसमें सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस मेंशन होते हैं कि हम कहीं पर भी लोकल पब्लिक को नहीं हार्म करेंगे, कोई भी पब्लिक प्रॉपर्टी को हार्म नहीं करेंगे, कोई वॉयलेंस का यूज़ नहीं करेंगे, पीसफुल तरीके से हमारा प्रोटेस्ट होगा। इस केस में गवर्नमेंट 144 यूज़ नहीं करती है, न ही आंसू गैस का यूज़ करती है। लेकिन अगर गवर्नमेंट को लगता है कि कोई भी वॉयलेंस हुआ है या कोई भी टर्म्स एंड कंडीशन हमने एनओसी की नहीं मानी है, उस केस में हर गवर्नमेंट के पास, हर स्टेट के पास ये राइट है कि वो अपना लॉ एंड ऑर्डर खुद मेंटेन कर सके। उस केस में अगर गवर्नमेंट चाहे तो वो 144 इम्पोज या कर्फ्यू इम्पोज कर सकती है। अब इसके बाद आगे देखें तो पुलिस और किसानों के बीच झड़प के भी कई मामले सामने आए। इन 5 महीनों के बीच आंसू गैस के गोले भी दागे गए, कई किसान भी घायल हुए, कई पुलिसकर्मी भी घायल हुए, कई किसानों को अरेस्ट भी कर लिया गया, कुछ किसानों की इस दौरान मौत भी हुई। ये सब कुछ हुआ। तो ऐसी स्थिति में कानून क्या कहता है? अगर हम और इसे आगे बढ़ाकर पूछें तो क्या प्रोटेस्ट करते हुए किसी को पुलिस अरेस्ट कर सकती है क्या? और अगर किसी को पुलिस अरेस्ट कर लेती है, किसी को प्रोटेस्ट करते हुए अरेस्ट कर लिया जाता है, तो उसके पास क्या अधिकार होते हैं? कानून इन पर क्या कहता है, ये भी जानिए। प्रोटेस्ट के दौरान अगर हमें पुलिस अरेस्ट कर लेती है तो हमारे पास कुछ राइट्स हैं जिसका हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हम अपने किसी फैमिली मेम्बर या फिर हम अपने किसी फ्रेंड को इन्फॉर्म कर सकते हैं। साथ ही हम किसी लॉयर को अपॉइंट कर सकते हैं। अगर हम इतने सक्षम नहीं हैं हम किसी लॉयर को अपॉइंट करें, उस केस में हम डीएलएसए से कोई लॉयर अपॉइंट करवा सकते हैं। साथ ही जो हमें अरेस्ट मेमो मिल रहा है उसको हम पढ़ सकते हैं। उसमें कुछ अगर कोई चीज़ गलत लिखी है तो हम तभी ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं। साथ ही अगर हमारे पास हमें बेलेबल ऑफेंस के लिए अरेस्ट किया जा रहा है या नॉन बेलेबल ऑफेंस के लिए अरेस्ट किया जा रहा है, पुलिस की रिक्वायरमेंट है कि वो हमें बताए। अगर नॉन बेलेबल ऑफेंस है तो विद इन 24 आवर्स जुडिशियल मजिस्ट्रेट के आगे अपीयर कराना मैंडेटरी है। किसी भी वुमेन को शाम के 6 बजे से सुबह 6 बजे तक अरेस्ट करना अलाउड नहीं है। साथ ही अगर कोई चोट या कुछ आ रही है तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लेके जाके इलाज कराना भी जरूरी है। अब जब 5 महीने से ज्यादा समय बीत गया और किसान दिल्ली ना जाने दिए जाने की स्थिति में
शंभू बॉर्डर पर ही डटे हैं, तो हरियाणा सरकार की बैरिकेडिंग भी 5 महीने से चल रही है। आने जाने वालों से लेकर व्यापारियों तक को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और जब इस स्थिति पर बात होती है तो किसान कहते हैं कि ये हमारी गलती नहीं है, ये गलती है हरियाणा सरकार की, क्योंकि बैरिकेडिंग हरियाणा सरकार ने की है, रास्ता किसानों ने नहीं, हरियाणा सरकार ने रोका है। इस पूरे मामले को सुनते हुए पिछले 5 महीनों और अब हाल में सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन पैदा हो रहा है। हम समझ नहीं पा रहे कि कौन गलत है कौन सही। ऐसे में हमने जाना कि कानून क्या कहता है। अगर किसानों को बॉर्डर पर रोका जा रहा है तो किसान अपनी एनओसी दिखाएं। अगर उन्होंने प्रॉपर एनओसी ले रखी है, उनके पास सारी परमिशंस हैं और वो पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनके पास जहां से वो अपनी रैली लेके जहां वो जाना चाह रहे हैं वहां तक जा रहे हैं, पीसफुल तरीके से जा रहे हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, जितने लोग उन्होंने अपनी प्रोटेस्ट में बताए हैं उतने ही लोग हैं, उससे ज़्यादा लोग नहीं हैं, किसी भी पब्लिक को कोई हार्म नहीं हो रहा, किसी भी पब्लिक प्रॉपर्टी को कोई हार्म नहीं हो रहा, तो प्रोटेस्ट की परमिशन है तो उनको कोई नहीं रोक सकता। हालांकि इस पूरे मामले पर अब हाई कोर्ट का दखल भी सामने आ चुका है। हाई कोर्ट ने कहा है कि रास्ता खोल दिया जाए, किसानों को दिल्ली जाने दिया जाए, मगर हरियाणा सरकार को इस पर आपत्ति है और अब मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है। 22 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी और तब सामने आएगा कि आगे क्या होगा। लेकिन अब सवाल ये भी उठ रहे हैं कि इस पूरे मामले पर कानून का झुकाव किस तरफ होगा या हो सकता है, और या फिर हरियाणा सरकार इस पर किस तरह की दलील दे सकती है, क्योंकि प्रोटेस्ट करना तो सबका अधिकार है, लेकिन जानते हैं कानून क्या कहता है। हर किसी स्टेट के पास राइट्स हैं कि वो अपना लॉ एंड ऑर्डर खुद डिसाइड कर सकें। अगर किसानों ने एनओसी ली है तो उनकी ड्यूटी है कि वो उसमें जो भी उन्होंने टर्म्स लिख के दिए हैं उसे वो फॉलो करें। अगर लगता है कि हरियाणा सरकार अब सुप्रीम कोर्ट में क्या दलील देगी, तो जहां तक मुझे लगता है वो यही दलील देगी कि जितने भी टर्म्स किसानों ने गवर्नमेंट को दी हैं वो सारी की सारी टर्म्स किसान फॉलो नहीं कर रहे हैं। सिर्फ यही एक रीजन हो सकता है, मुझे नहीं लगता इसके अलावा कोई और रीजन हो सकता है। अगर उन्होंने वैलिड एनओसी ली है तो उनको कोई रोक नहीं सकता, सिर्फ शर्तिया इतना है कि वो सारी चीजों का पालन करें। और अब अगर सुप्रीम कोर्ट ने रास्ता खोलने की परमिशन दे दी तो जैसा कि कहा जा रहा है कि किसान रामलीला मैदान जाएंगे, तब किस तरह की कानूनी दिक्कतें सामने आ सकती हैं, या दिल्ली सरकार किस तरह के इंतजाम या रोकथाम के कदम उठाने का हक रखती है, ये पूरा कानूनी मामला क्या रहेगा, इस पर भी हमने अनमोल शर्मा से बातचीत की। अगर सुप्रीम कोर्ट ने परमिशन दे दी किसानों को कि वो अपना प्रोटेस्ट कर सके रामलीला ग्राउंड में, तो किसानों को जितने लोग बोले हैं उतने ही लोग वहाँ होने चाहिए। साथ ही जितने भी टर्म्स हैं काम वो सारी फॉलो करनी चाहिए, कोई भी वायलेंस नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट के पास हमेशा एक राइट रहता है, वो कभी भी कर्फ्यू इम्पोज कर सकती है, 144 लगा सकती है, जिसमें 4 से ज़्यादा लोग वहाँ पर नहीं इकट्ठे हो सकते। अगर उनको कभी भी लगेगा कि वहाँ पर कुछ भी दिक्कत आ रही है तो गवर्नमेंट साथ ही सुप्रीम कोर्ट कभी भी चाहे तो अपना जो ऑर्डर है वो रिवोक कर सकती है, उसको वापस लिया जा सकता है। तो इस पूरी कहानी से गुजरते हुए इतना जरूर साफ हो गया है कि प्रोटेस्ट करना, धरना प्रदर्शन करना ये किसी भी भारतीय नागरिक का हक है, लेकिन इससे जुड़े कुछ नियम भी हैं जिनका पालन करना जरूरी है। अब अगले अपडेट के साथ आपसे मुलाकात होगी 22 जुलाई को। तब तक सामने आ चुका होगा पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला और हम जान पाएंगे कि किसान आंदोलन अब किस तरफ जाएगा। खेती किसानी से जुड़ी तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए हमारा चैनल किसान तक। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।